डिमोन स्लेयर, वन पीस, नारुतो, ऐसे बहुत सारे एनाइम आप लोगों को मिल जाएगा जहां पर मेन कैरेक्टर जीरो से हीरो बनते हैं। लेकिन मैं अभी जो स्टोरी कवर अप करने वाला हूँ इसमें मेन कैरेक्टर जीरो से एक मॉन्स्टर बन जाता है। स्टोरी की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि 10 साल पहले बहुत सारे मिस्टीरियस गेट्स अपने आप ही वर्ल्ड में अपेयर होना चालू हो गए और सभी गेट से बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी आना चालू हो जाते हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारे नॉर्मल पीपल के पास भी वीकेंड पावर आ जाता है और उन वीकेंड पीपल को कहा जाता है हंटर्स, जो कि मॉन्स्टर्स को मारते थे। एक दिन की बात है जहाँ पर एक लाल आंखों वाला बंदा अपने काम से काम रख रहा था और तभी कोई आकर एक डायमंड क्रिस्टल के साथ उसके मुंह के ऊपर हिट कर देता है और साथ ही साथ वो नीचे गिर जाता है और उसका नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है कांग जियांग। इतना सब होने के बाद भी ये कुछ नहीं करता क्योंकि वो जानता है इस दुनिया में वो लूजर है। उसी के बराबर 3 लड़के हैं जो उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं और वो लोग उसको कीरा बुलाते हैं। वो लोग उसको इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि वो लोग एक वीकेंड हाई स्कूल में है जहाँ पर वीकेंड पीपल ग्रेजुएट होने के बाद एक हंटर बनते हैं। जियान ऐसे मार खाते खाते बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास एक रीजनरेट एबिलिटी है। हालांकि ये एक एस रैंक का एबिलिटी है लेकिन उसके लिए नहीं, क्योंकि जब भी वो रीजनरेट होता है उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वो जब भी रीजनरेट होता है तो बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है और इसीलिए वो लोग उस पर बार बार अटैक करते हैं और हंसने लगते हैं। रीजनरेट होने के बाद उसके ऊपर कोई भी स्पॉट नहीं रहता, कोई भी प्रूफ नहीं रहता, जिसकी वजह से वो पुलिस या फिर टीचर्स को भी नहीं बता सकते कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। और अगर वो कुछ भी करके पुलिस को भी बता देता तो वो लोग भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग एक एस रैंक के हंटर्स होते हैं और एस रैंक के होने की वजह से वो लोग गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली ट्रीट होते हैं। इतना सब होने के बाद भी वो कुछ नहीं करता क्योंकि उसके पास एक रीजन है और वो है उसका मॉम। जियांग जब 5 साल का था तो उसके डैड मारे गए थे और जब भी उसका माँ उसको पूछती थी कि स्कूल कैसा था बेटा, और वो बोलता था अच्छा था माँ। ऐसे ही वो हर बार झूठ बोलता था क्योंकि उसको एक हंटर बनना था और उसको मोटिवेशन देने वाली उसकी माँ ही थी। वो कहता था एटलीस्ट वो सी रैंक का हंटर तो बन ही सकता है उसकी एबिलिटी की मदद से। सी रैंक के हंटर बनने के बाद उसको पैसे थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन वो खुशी से अपनी माँ के साथ किसी और जगह पे रह पाएगा और वो खाली अपनी माँ को खुश रखना चाहता है। 15 तारीख आ जाता है जिस दिन उसका माँ का जन्मदिन था और वो जब गिफ्ट लेके वापस आता है तो वो सुनता है उन लोगों ने उसकी माँ को बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ होता है। वो लोग कहते हैं कि ये बस एक एक्सीडेंट था। जियांग उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि उन लोगों ने ही उसे मारा होता है क्योंकि वो सब रेगुलरली उसके मॉम की रेस्टोरेंट में जाता है। क्रिस्टल जो कि उस टीम का लीडर है वो उसकी मॉम से फ्लर्ट करता है और अपनी मैजिक से डायमंड बनाकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जियांग की मॉम उसके हाथ को छुड़ाता है और एक्सीडेंटली उसका फोन भी नीचे गिरा देता है और वो फोन नीचे गिरते ही टूट जाता है और जियांग की मॉम घबरा जाते हैं और कहती है तुम्हारा फोन तो टूट गया, इसके रिपेयर के लिए जितने भी पैसे होंगे वो मैं दे दूंगी। लेकिन क्रिस्टल कुछ भी नहीं सुनता और जमीन में से अपने मैजिक को यूज करके बहुत सारे डायमंड स्पेयर से उसकी माँ के ऊपर हिट करती है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये बस एक एक्सीडेंट है। जब क्रिस्टल उस रेस्टोरेंट पे जाता है तब उसका पावर अनकंट्रोल हो जाता है और कोइंसिडेंस से उसके मॉम को लग जाती है। लेकिन जियोंग जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुस्से के मारे वो अपने दांतों को बहुत जोर से दबाने लगता है और जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलना चालू हो जाता है। वो गुस्से की वजह से अपने दांतों को इतनी जोर से दबाता है कि दांत टूट कर नीचे गिर जाता है। वो अपने नाखूनों से अपने गले को पकड़ता है और इतना जोर से खींचता है कि उसका स्किन बाहर आ जाता है क्योंकि उसका रेज बहुत ज्यादा हो जाता है। उसने जो उसके मॉम के लिए केक लाया होता है वो भी उसके खून के धब्बे के साथ नीचे पर आ होता है। साथ ही साथ उस तरफ दिखाया जाता है कि वो 3 लोग एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उसके टीम के एक साथी जिसका नाम थॉर है, थॉर कहता है क्या ये ठीक हुआ, हमने एक इनोसेंट वुमेन को हॉस्पिटल में भेज दिया, अगर वो वहाँ पर मर गई तो क्या होगा। क्रिस्टल कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है हम लोग इतना ज्यादा यंग हो चुके हैं कि हम प्रोटेक्टेड है लॉ से और गवर्नमेंट भी हमको स्पेशली ट्रीट करते हैं। लेकिन थॉर कहता है लेकिन फिर भी। क्रिस्टल कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है किसी को मारे हुए, तुम जानते हो। उसी वक्त थोड़ी ही दूर से एक साउंड आता है जो कह रहा होता है तुमने ये क्यों किया। वो ये कहते हुए जैसे आगे बढ़ता है वो देखते हैं ये जियोंग है और उसी वक्त जियोंग फिर से गुस्सा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम लोगों ने मेरी माँ को क्यों मारा। क्रिस्टल समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है लेकिन वो फिर भी पूछते हैं कि क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या वो तुम्हारी माँ थी, वो तो बहुत ही खूबसूरत और यंग लग रही थी। क्रिस्टल की बात सुनकर जियोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ वो रो रहा होता है और जियोंग जैसे क्रिस्टल की तरफ उसको मारने के लिए भागता है क्रिस्टल अपना हाथ उठाता है और उसके चेस्ट के अंदर से एक डायमंड स्पेयर घुसा देता है। जॉन उस क्रिस्टल को दोनों हाथों से पकड़ता है और बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ बहुत सारे खून भी निकलना चालू हो जाता है। वो चेस्ट तो रिपेयर होना शुरू हो जाता है उसकी एबिलिटी की वजह से, लेकिन उसी साथ उसको बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और वो उस दर्द के साथ ही फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि क्रिस्टल ने बहुत सारे स्पेयर्स हवा में ही क्रिएट कर लिया होता है। क्रिस्टल अपनी उंगली को नीचे की तरफ करता है और साथ ही साथ वो सब स्पेयर उसके अंदर धंस जाते हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद भी जियान का गुस्सा नहीं रुकता, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसी हालत में आगे बढ़ना शुरू करता है, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। क्रिस्टल जियान का गुस्सा देख हंसता है और अपने बड़ी थॉर को बोलता है कि उसके ऊपर लाइटनिंग गिराए। थॉर की आंखों में फ्लैश होता है और उसी के साथ साथ एक थंडर बोल्ट जाकर जियान को लगता है और बेचारा जियान खून से लथपथ जमीन पर पड़ जाता है। वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जियान क्रिस्टल को पैर को पकड़ लेता है और कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फाइनली क्रिस्टल भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके डायमंड फिस्ट की मदद से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। क्रिस्टल उसी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ थे जब मैं तुम्हारे मॉम को मार रहा था, तुम्हें उसको बचाना चाहिए था, तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो। वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसका दोस्त सैंडमैन को बोलता है हे सैंडमैन, जमीन के ऊपर गड्ढा खोदो। वो एक गड्ढा खोदता है और जियोन को उसके ऊपर फेंक देता है। तभी थॉर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, और क्रिस्टल कहता है चुप रहो तुम। क्रिस्टल अपना मैजिक कर रहा होता है, तभी जियोन बोलता है मैं तुम लोगों को मार दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा मैं। और क्रिस्टल उसको कहता है कि ट्राई कर लो। जियोन एक क्रिस्टल के अंदर होता है जो बाहर से प्लेन है, लेकिन अंदर से बहुत सारे नुकीले क्रिस्टलों से भरा पड़ा है, ताकि जियोन थोड़ा सा भी हिले तो बहुत ज्यादा दर्द हो। जियोन अंदर अटक जाता है और बहुत ज्यादा चिल्लाता है और चिल्लाते हुए इस क्रिस्टल के ऊपर बहुत ज्यादा घुसा मारना चालू कर देता है, लेकिन उसके हाथ में ही बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और अंदर हवा ना होने की वजह से वो सांस भी नहीं ले पाता। एयर ना होने की वजह से वो बार बार कॉन्शियसनेस खो देता है और वो उसका रीजनरेट एबिलिटी की वजह से वो बार बार फोर्सफुली उठ जाता है, लेकिन जितनी बार भी वो रीजनरेट होता है उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। इतना ही ज्यादा दर्द होता है कि वो सामने एक नुकीले क्रिस्टल लेके अपने गले में ही घुसा देता है ताकि वो मर जाए, और मरने के आखिरी समय वो अपनी माँ को याद करता है, लेकिन तभी उसकी रीजनरेट एबिलिटी की वजह से वो वापस से जिंदा हो जाता है। वो इतना ही लाचार हो जाता है, वो कहता है कि मैं खुद से अभी मर भी नहीं सकता। उसको तभी याद आता है कि उसकी मॉम भी शायद इसी तरह से दर्द में गुजरी होंगी। जियोन फिर से अपनी दांतों को जकड़ता है और ऊपर की तरफ बहुत सारे पंचेस लगाना स्टार्ट कर देता है। पंचेस के साथ साथ वो इंजर्ड होता है और अपनी रीजनरेट एबिलिटी की वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है, पर वो उसी हालत में पंचेस मारता रहता है और कहता है मैं यहाँ से जिंदा निकल कर आऊंगा। बहुत सालों बाद उसी शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर 3 फेमस हंटर्स का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पर इंटरव्यूअर उन तीनों हंटर्स की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। वो तीनों और कोई भी नहीं बल्कि क्रिस्टल, थॉर एंड सैंडमैन होता है। वो तीनों अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएट होने के बाद एस रैंक हंटर्स के हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरव्यूअर उनसे उसके पास इंसिडेंट के बारे में पूछता है जो कि जियोन के मॉम के साथ था, जो कि क्रिस्टल ने किया था। क्रिस्टल अपने सर को पकड़ लेता है और रोना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वो तब स्टूडेंट था और वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था और वो उसी वजह से एक्सीडेंटली जियोन के माँ को जाकर लग जाता है। वो टेलीविजन में जियोन से माफी मांगता है और बताता है कि उसके बाद वो लोग कभी नहीं मिले। वो बताता है कि अभी अगर वो सामने होता तो उसके पैर पकड़ के माफी मांगता। उसी वक्त बहुत ही तेजी के साथ एक दरवाजा क्रिस्टल की तरफ बढ़ रहा होता है और क्रिस्टल उसकी एबिलिटी की वजह से उस डोर को हिट होने से रोक लेता है। जो वहाँ पर ऑडियंस था, इंटरव्यू देख रहा था, वो मॉन्स्टर कहते हुए भागने लगता है। वो मॉन्स्टर जैसे जमीन पे पार रखता था वो जमीन टूट जाता था। क्रिस्टल दूर खड़ा सब कुछ देख ही रहा होता है, लेकिन पलक झपकाते उसके सामने एक पंच आ जाता है और हम लोगों को फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जियोन उस क्रिस्टल के अंदर होता है और कंटिन्यूअसली पंचेस मारे जा रहा होता है। जियोन को कोई भी आइडिया नहीं होता कि कितने समय से वो यहाँ पर है। उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि कितने महीने गुजर गए या फिर कितने साल गुजर गए, लेकिन उस डायमंड क्रिस्टल के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस अभी तक नहीं है। लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है कि उसका रीजनरेशन एबिलिटी दूसरों से अलग है। कंटिन्यूअसली वो जो अपनी चोट अपने आप को दे रहा होता है और उसकी वजह से रीजनरेशन होता है, और जब भी वो रीजनरेट होता है वो पहले से स्ट्रॉन्गर बनता जाता है। लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ उसको जो रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से दर्द होता था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो अपने हाथ को दिखाता है जहाँ पर से बहुत सारी हड्डियां निकलना शुरू हो गई थी। जियोन 5 साल से इस क्रिस्टल के अंदर बंद था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उन 5 सालों में जियोन अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लिया था और वो खाली दर्द में था। उसका बहुत सारा खून निकल गया, उसका पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया, हड्डियां भी टूट गया, स्किन भी फट चुका था और रीजनरेशन का दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन फिर भी जियोन कंटिन्यू कर रहा था, वो भी 5 सालों से। हमारा स्टोरी फिर से प्रेजेंट पे वापस आता है जहाँ पर क्रिस्टल उसकी पंच की वजह से दीवार पे टकराकर नीचे गिरा होता है। क्रिस्टल के साथी दोनों सैंडमैन एंड थॉर समझ ही नहीं पाते कि क्या हो गया अभी। वो देखते रह गए कि सामने कौन खड़ा है। वो देखते कि सामने जो भी खड़ा है वो एक ह्यूमन नहीं है बल्कि एक डीमन है, जिसके पूरी शरीर से स्केलेटन बाहर निकल रहा है और उसका हाफ फेस स्केलेटन का है और हाफ ह्यूमन का। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन क्रिस्टल के अंदर जाने से पहले उन तीनों को कह के गए थे तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम तीनों को मैं मार दूंगा। और क्रिस्टल कहा था कि ट्राई कर लो अगर यहाँ से बाहर निकल पाते हो तो। प्रेजेंट में क्रिस्टल को जियोन पंच मार के कहता है मैं बाहर निकल आया।
इतने सालों में जियोन को वो लोग पूरी तरीके से भूल गए थे। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये जियोन भी हो सकता है। तभी क्रिस्टल उठकर कहते हैं मार डालो इसको। तभी थॉर अपनी लाइटनिंग से उसके ऊपर बहुत जोर का एक लाइटनिंग गिराता है और बहुत जोर से धमाका होता है, लेकिन जियोन इसको सह लेता है और आगे बढ़ता है। जियोन के हाथों से एक ब्लेड जैसा हड्डी निकल गया था, उससे वो उसकी तरफ पंच मारता है और पलक झपकाते थॉर का गला कट चुका था। क्रिस्टल और सैंडमैन ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते। कुछ सेकंड बाद थॉर का बॉडी नीचे गिरते ही वो लोग रिएक्ट कर पाते हैं। सैंडमैन अपने एबिलिटी को यूज करके जियोन के चारों तरफ एक मिट्टी का घेरा बना देता है। उससे वो जियोन को क्रश करने लगता है। जियोन फिर से अपने दांतों को जकड़ता है और एक एक्सप्लोजन के साथ वो बाहर निकल आता है और सीधा जाकर सैंडमैन को पकड़ लेता है। सैंडमैन को जियोन नीचे गिरा देता है और अपने शार्प ब्लेड वाली हड्डी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसी के साथ क्रिस्टल अपने डायमंड पीस से उसके पीछे रेडी रहता है और वो जियोन को हिट कर देता है। जियोन पर लगते ही कभी ना टूटने वाला वो क्रिस्टल क्रैक हो जाता है। क्रिस्टल डरते हुए फिर से अपने हाथों को ऊपर निकालता है और बहुत सारे डायमंड स्पेयर पूरी हवा में बिल्डिंग के चारों तरफ घेर बना लेता है। और फिर जैसे क्रिस्टल अपने हाथों को दोबारा नीचे करता है, वो सारे डायमंड स्पेयर जाकर जियोन को लग जाता है। क्रिस्टल देखते रहता है और फिर जियोन उसी हालत में फिर से दोबारा उठ जाता है और उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलना चालू हो जाता है। क्रिस्टल ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी पूरी बॉडी को डायमंड से कवर अप कर लेता है और अपने डायमंड फिस्ट की मदद से वो जियोन पर मारता रहता है। जियोन का हड्डी भी टूटने लगता है और साथ ही साथ क्रिस्टल का डायमंड भी टूटने लगता है, लेकिन क्रिस्टल फिर भी अपनी पूरी ताकत की मदद से एक पंच सीधा जियोन के मुंह पर मार देता है, बिल्कुल पहले जैसा। पहले के टाइम पे क्रिस्टल का पंचेस की वजह से जियोन का दांत टूट चुका था, लेकिन अभी के टाइम पे जियोन अपने दांतों की मदद से ही क्रिस्टल का डायमंड पीस तोड़ देता है। क्रिस्टल बहुत ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर से वो नहीं जीत पाएगा। जियोन अपने शार्प हड्डी को क्रिस्टल के सीने में धसा देता है। क्रिस्टल वहाँ से हट नहीं पाता क्योंकि जियोन उसके दांतों की मदद से उसके हाथ को पकड़ के रखता है। क्रिस्टल दोनों अटैक की वजह से बहुत ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वो खुद को बचाने के चक्कर में जमीन पर अपना हाथ रखता है और एक बड़ा सा डायमंड स्पेयर जियोन के आर पार हो जाता है, लेकिन जियोन का बाइट इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि क्रिस्टल का हाथ टूट जाता है और वो हाथ जियोन के मुंह पर अभी तक अटका हुआ है। क्रिस्टल अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ता है और भागना शुरू करता है, लेकिन पीछे से एक डायमंड स्पेयर आकर क्रिस्टल के बॉडी में धस जाता है और वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि पीछे से जियोन उसी की डायमंड स्पेयर्स की मदद से उसी को अटैक करता है। क्रिस्टल जमीन पे पड़ा चिल्लाने लगता है और वो जियोन को कहते हैं कि रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, लेकिन जियोन नहीं रुकता और सारे डायमंड स्पेयर उसी के अंदर धसा देता है। तभी क्रिस्टल पूछता है कि तुम हमको क्यों मार रहे हो, आखिर तुम कौन हो? जवाब में जियोन अपने फेस की हड्डी को पकड़ता है और खींचता है और उसको निकाल देता है। क्रिस्टल उसके पूरी फेस को देखता है और उसको याद आ जाता है कि ये जियोन है। जियोन का हाफ फेस पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। जियोन इमीडिएटली उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करना शुरू कर देता है और उसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। जियोन फाइनली अपना रिवेंज ले चुका था। साइड में दिखाता है उन तीनों का बॉडी पड़ा हुआ है। वो देखते पूरा ऑडिटोरियम डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहाँ पर उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं था। वो खाली जमीन पे पड़ा हुआ ब्लड में उसका रिफ्लेक्शन देख पा रहा था। बिल्डिंग का छत भी टूट चुका था और वहाँ पर से अचानक बारिश आना शुरू हो गया। जियोन अपने घुटनों के बल नीचे झुकता है और ऊपर की तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से रोने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने आप को एक ब्लैंकेट से कवर करके हॉस्पिटल में जाता है और अपने माँ को देखता है। जियोन देखता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। उसके बाद एक खूबसूरत सा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गेट ओपन हुआ है जो कि अनदर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। उस गेट के अंदर बहुत सारे हंटर्स ने उन मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। वहाँ पर 4 लड़के थे और एक लड़की थी। वो सब लड़के उस लड़की को कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने कहा था तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है इतना डीप गेट के अंदर आने के लिए। वो लड़की उन लोगों को कहते हैं कि हाँ मैं इतने डीप पहली बार आई हूँ, मुझे अब तक देख के रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ऑफ कोर्स, और उस लड़की की तरफ वो हंसते हुए बढ़ने लग जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि गेट के अंदर कुछ भी होता है तो कोई भी नहीं जान पाएगा। लड़की डरती हुई कहते हैं कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो। लड़का उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए हम लोगों को 1 महीना लग सकता है, और वो कहता है कि तुम्हारे साथ वो पल बिताने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और वो जैसे ही लड़की की तरफ आगे बढ़ता है तो उसका सर कट चुका होता है और वो जमीन पे पड़ा होता है। सब लोग शॉक हो जाता है और कहते हैं कि ये कौन है। लड़की उसको देख के डर जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि जियोन होता है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर शायद एक और मॉन्स्टर बाकी हुआ है और सारे लोग मिलकर अटैक कर देते हैं। वो अपने अपने एबिलिटी की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियोन के ऊपर एक स्क्रैचेस भी नहीं आता। वहाँ से एक तलवारबाज उसके ऊपर तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन वो तलवार टूट जाता है जियोन से टच करते ही, और पलक झपकाते वो भी मारा जाता है। बाकी दोनों हंटर्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर भी यहाँ पर इस गेट में मौजूद है। तभी जियांग उन दोनों का भी गला काट देता है।
तभी जियांग उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई है। तभी वो लड़की देखती है कि उसका हाफ फेस ह्यूमन का है और हाफ स्केलेटन का है, और ये देख के लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। लड़की रोते हुए उसको कहने वाली थी मुझे बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन उसी वक्त लड़की का सर भी उसने काट दिया होता है। इससे साबित हो जाता है ये जियांग पूरा मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन क्वेश्चन आता है जियोन ने इन लोगों को क्यों मारा। पिछले पार्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन ने उन तीनों लोगों को मारा होता है और वो जमीन पे पड़ा रो रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो आकर कहती है कि बहुत ही बढ़िया, आखिर तुमने अपना रिवेंज ले ही लिया। तुम्हें अपना रिवेंज लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। और वो कोरिया का हंटर्स एसोसिएशन हेड होता है जिसका नाम होता है सिम जायोन। जियोन उससे पूछते है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। वो बोलती कि मैं तुम्हें 5 सालों से देख रहा हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था। जियोन समझ जाता है कि वो उसकी माँ के बारे में बात कर रहा है और तभी उसका रेज बढ़ जाता है और वो सडनली उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब भी वो अटैक करने वाला होता है वो बोलते हैं कि वो उसकी माँ को बचा सकता है, और उसकी ये बात जियोन को रोकने पर मजबूर कर देता है और जियोन अपने पंच को साइड में हटा लेता है जिसका इम्पैक्ट चारों तरफ फैल जाता है। जियोन कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो फिर से बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ को बचा सकती हूँ क्योंकि वो वर्ल्ड की एक लौती एस रैंक का हीलर है। जियोन बोलते है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ कि तुम मेरे माँ को बचाओगी। वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हॉस्पिटल ने तुम्हारी माँ को 5 साल से बचाए रखा है। वो मैं हूँ जिसने तुम्हारे माँ को अभी तक बचाए रखा है। उसके बाद जियोन पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। सिम हंसते और कहती है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। वर्ल्ड के जितने भी हंटर्स है वो सारे लोग अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वो लोग मिलिट्री फोर्स से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और साथ ही साथ उन लोगों की पावर न्यूक्लियर फोर्स से भी बहुत ज्यादा है। वो लोग अपनी पावर की मदद से गेट में जितने भी मॉन्स्टर थे वो सबको मार दिए, लेकिन वो सब गेट अभी खाली पड़ा हुआ है और बहुत हंटर्स इन गेट को यूज करके दूसरे कंट्रीज में चले आते हैं। नेशन इन गेट्स को वॉर के लिए यूज कर रहे हैं और जो सोल्जर्स वो गेट से बेचते हैं वो हंटर्स होते हैं। और वो कहते हैं कि साउथ कोरिया में इतना ज्यादा हंटर्स नहीं है कि उन सबको संभाल पाए। तब जियोन तुम आए। जापान साउथ कोरिया पे हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं और अगर हम लोग साउथ कोरिया के हंटर्स को भेजे तो टोटल एक वार शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर उन लोगों को मार दे तो कोई भी वार नहीं होगा। वो जियोन से बोलते हैं कि तुम वो मॉन्स्टर हो, तुम्हें वो मॉन्स्टर बन के उन लोगों को मारना होगा और अगर तुम हमारे मॉन्स्टर बन जाते हो तो मैं तुम्हारे मॉम को बचा लूंगी। अभी जो जियोन ने उन हंटर्स को मारे है उस गेट के अंदर वो सारे जापानीज हंटर्स है और इसीलिए जियोन ने उन सबको मारा है। जापान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाता है। वो पूछता है कि गेट के अंदर क्या बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहता है नहीं। वो फिर से पूछते हैं कि क्या कोरिया के पास पावरफुल हंटर्स हैं। वो फिर से बोलता है नहीं। फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो फिर क्यों हम लोगों ने अभी तक कोरिया को नहीं हरा पाए। और जापान का इस प्राइम मिनिस्टर का नाम है रियोजाकी जूटो। तब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उसको सॉरी कहता है और बोलता है अब हम उनको हराएंगे। प्राइम मिनिस्टर कहता है तुम क्या करने वाले हो। तभी डिफेंस मिनिस्टर हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं वहाँ पर खुद जाने वाला हूँ। इसका नाम होता है इकोसाई कागेरो और ये जापान का नंबर 1 हंटर है। वो अपने मैनेजर को बोलते है कि उसकी तलवार रेडी कर ले, वो अकेला वहाँ पर जाने वाला है। मैनेजर बोलते है क्या आप वहाँ पर अकेले जाने वाला हो। तभी कागेरो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला ये काम कर नहीं पाऊंगा। सेक्रेटरी उसका डेंजरस ऑरा सेंस करता है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं आपकी स्वाड अभी रेडी करती हूँ। कुछ घंटे बाद कागेरो अकेले एक गेट के अंदर जाने लगता है और वो कहता है कि वो हंटर्स हमने जो भेजा था वो सब कहाँ चले गए, क्या वो यहाँ पर मर गए थे। तभी उसके तरफ कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देता है और वो अपने स्वॉर्ड के साथ इजीली उन लोगों को काट देता है। वो कहता है ये सब वीक मॉन्स्टर्स है और हमारे हाई रैंक के हंटर्स इन वीक मॉन्स्टर के सामने मर नहीं सकते। वो कहता है कि गेट के अंदर और क्या हो सकता है जो हमारे हंटर्स को मार रहे हैं। तभी वो सामने देखते हैं कि बहुत सारे हंटर्स की लाशों के ऊपर एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है। कागेरो ये सीन देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी जियोंग उसके हाथों की हड्डियों की मदद से उसकी तलवार को रोक लेता है और ये देखकर कागेरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जियोंग उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, इसके लिए कागेरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक पंच सीधा जियोंग के चेस्ट पे मार देता है और वो जाकर दूर पड़ने वाला होता है, लेकिन कागेरो तभी अपने स्वॉर्ड को स्विंग मोशन में हिलाता है और वो जाकर सीधा जियोंग को लग जाता है। इस अटैक के बाद जियोंग के मुंह से खून निकल जाता है। कागेरो यहीं पर नहीं रुकता, वो एक और स्लैश मार देता है जिस टेक्निक का नाम होता है सेकंड मून, और इस अटैक की वजह से जियोंग जाकर सीधा दीवार पे अटक जाता है। कागेरो देखता है कि वो अभी भी नहीं मरा होता और वो अपना थर्ड मून टेक्निक यूज कर रहा होता है और तभी वो मॉन्स्टर मतलब कि जियांग काउंटर अटैक कर देता है। जियांग का स्केलेटन स्वॉर्ड उसकी गर्दन को काटने जा रहा होता है, लेकिन तभी कागेरो उसके हाथ को ही काट देता है। वो उसके हाथ को काटते हुए कहता है कि मेरा स्वॉर्ड डायमंड को भी काट सकता है, तुम तो बस एक स्केलेटन हो। और उसी के साथ कागेरो उसका सर भी काट देता है। उसके बाद कागेरो कहता है कि क्या इसके सामने हमारे हंटर्स इतना ज्यादा कमजोर हो गए। कागेरो ये कहते हुए यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त जियोन के सर को दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन का आंखें पूरा सफेद हो चुका है और वो कुछ याद कर रहा है। वो अपने डैड
के बारे में सोच रहा होता है। उसके डैड बहुत ज्यादा बिजी रहते थे अपने काम में, लेकिन वो बहुत ज्यादा वार्म थे और बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। वो डैड के इसी बात को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन जियोन और उसकी माँ अपने डैड को वेलकम करने के लिए रास्ते पे जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड फ्राइड चिकन के साथ आता है। वो अपने डैड को गले लगाने के लिए रास्ते पे दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ट्रक आ रहा होता है जो कि जियांग ने नोटिस नहीं किया। उसके डैड फ्राइड चिकन के पोटली को फेंकता है और उसको बचाने के लिए दौड़ लगाता है और जाकर जियांग को धक्का लगा देता है और उसको बचा लेता है, लेकिन उसका डैड नहीं बच पाते, वो वहीं पर मारा जाता है। वो कहता है उसकी वजह से उसका डैड मारे गए। उसके मॉम के हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, लेकिन काम करने के चक्कर में उसका मॉम के हाथ बहुत ज्यादा रफ होने लगे। जियांग उसके मॉम के पास जाता है और बोलता है क्या आप ठीक है? उसके मॉम हंसते हुए जवाब देते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। लेकिन रोज रातों को जियांग रोता है क्योंकि उसको सच पता है, क्योंकि उसके मॉम उसके साथ सोती है और वो सारी रात रोती है। एक दिन जियोन कहता है ऐसा बच्चा जो अपने पापा को मार दे वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, और वो एक शार्प चाकू लेता है जो कि बॉक्स कटर है, वो उससे अपना हाथ काट लेता है। लेकिन उसी वक्त उसका मॉम आ जाता है और वो उसके हाथों से उसका डिनर फेंक देता है और वो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जियोन अपनी मॉम की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है मॉम शायद मैं वेकेंड हो चुका हूँ। उसे अपना रीजनरेशन का पावर उसी वक्त मिला था, उसका हाथ अपने आप ही हील हो गया। तभी टीवी पर नंबर 1 हंटर के बारे में बताया जाता है। जियोन उसकी मॉम को हक करते हुए कहता है मॉम मैं भी एक हंटर बनूंगा और आपके सारे परेशानी दूर कर दूंगा, आपको खुश रखूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी के टाइम पे जियांग का मॉम हॉस्पिटल में कोमा में है। इस मेमोरी की वजह से जियोन फिर से रीजनरेट होने लगता है और वो जिंदा हो जाता है। और साथ ही साथ वो ये भी याद करता है कि सिम ने कहा था वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, हंटर्स भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं और उनको एक मॉन्स्टर की जरूरत है, और वो मॉन्स्टर मैं हूँ। कागिरो भी यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जियोन अपने सर की मदद से उसके पैर को बाइट करके उसको रोक लेता है। कागिरो अचानक से शॉक हो जाता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है? जियोन का सर से न्यू स्केलेटन बाहर निकलना चालू हो जाता है और कागिरो समझ जाता है कि इसके पास रीजनरेशन एबिलिटी है। जियोन उसके पैर को बहुत ज्यादा जोर से बाइट करने लगता है और कागिरो दर्द के मारे चीखने लगता है। कागिरो अपनी तलवार की मदद से उसका फेस काट देता है और जियोन को अभी वो सीरियसली लेने लगता है। कागिरो अपना स्पेशल टेक्निक फुल मून को यूज करने लगता है और वो एक सर्कल के अंदर हो जाता है और वो वहाँ से वैनिश हो जाता है। जियोन उसको देख नहीं पाता, लेकिन वो सेंस करता है कि कागिरो बहुत तेजी से भाग रहा है और वहाँ पर बहुत सारे शाइनी कागिरो दिखाई देता है जो कि जियोन पर बहुत ज्यादा अटैक करने लगता है। जियोन रिएक्ट भी नहीं कर पाता, लेकिन वो कई सारे पीसेस में कट चुका था। कागिरो का स्वॉर्ड का स्लाइसेस इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो गेट से बाहर निकल कर जाने लगता है और गेट के अंदर सब कुछ कट चुका था। कागिरो देखता है कि उसकी बाइट की वजह से उसका पैर टूट चुका होता है, लेकिन अचानक इसके दूसरे पैर में एक हड्डी आके घुस जाता है। अब कागिरो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो पीछे मुड़कर देखता है एक स्केलेटन रेंगता हुआ उसके पास आ रहा है, जहाँ पर जियोन फिर से रीजनरेट होने लगता है। कागिरो फिर से अपना स्वॉर्ड को पकड़ता है और फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी जगह पे ये सीन कट हो जाता है और कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कुछ हंटर्स के साथ गेट के बाहर खड़ा हुआ है। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इलाइट हंटर्स सब लोग वहाँ पर होते हैं और साथ ही जापान का प्राइम मिनिस्टर भी होता है जो कि जूडो है। उसके बाद कागिरो का सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को पूछता है कि क्या इतने सारे फायर पावर की उनको जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर जूडो कहता है कागिरो को गए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया। जापान का प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ क्योंकि कागिरो हमारा नंबर 1 हंटर है। लेकिन उसी वक्त गेट से बाहर कागिरो का सर आकर पहुँचता है और गेट के अंदर से मॉन्स्टर जियांग बाहर आता है। जूडो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अटैक करने के लिए कह ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त उसका सर अलग हो जाता है। सीन उसी वक्त चेंज हो जाता है जहाँ पर हम लोगों को कोरिया को दिखाया जाता है और जहाँ पर कोरिया का हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर में वो सब बातें कर रहे हैं। सिम के सेक्रेटरी उससे कह रहा होता है अगर जियान ने जिम गेम्स के बेटे को मार दिया और हम लोग पकड़े गए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। सिम हंसते हुए उसको कहता है कि क्या वो जानना नहीं चाहता कि जियोन जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स के मुकाबले जीत पाएगा या फिर नहीं। और फिर दोबारा जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूडो का सर अपने आप ही लग चुका था और उसका फ्लेमिंग पंच अचानक जियांग के मुंह पर मार देता है और वो सीधा जमीन पर पटक जाता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ की पूरी मिट्टी तहस नहस हो गई। उसके एक ही पंच से जियोन बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है और वो सामने खड़ा रहता है। जहाँ पर बताया जाता है कि जूडो सिर्फ जापान का प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि SSS रैंक का हंटर है जिसको जापान का नंबर 0 बताया जाता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके सामने जियोंग बेहोश होकर पड़ा रहता है और वो भी प्राइम मिनिस्टर की एक ही पंच से। इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ और बाकी के चैप्टर अभी तक नहीं आया। जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।